नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 के लिए बजट पेश कर दिया है और जैसा सभी वर्ग यानी महिला, युवा, किसान से लेकर के सभी लोग टकटकी लगाए देख रहे थे कि आखिर उन्हें इस बजट से मिलने क्या वाला है। तो अगर एक सरसरी निगाह हम दौड़ा कर देखें बजट पर, तो लगभग सबका ध्यान रखने की कोशिश यहाँ पर की गई। चाहे युवाओं की बात करें, किसानों की बात करें, सबका यहाँ पर जिक्र किया गया वित्त मंत्री की तरफ से। लेकिन अपने भाषण के लास्ट में वित्त मंत्री ने एक ऐसा बड़ा ऐलान कर दिया जिसकी चर्चा अब सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा हो रही है और इसी के बारे में आज हम इस पॉडकास्ट में बात भी करने वाले हैं। और वो है कि 12 लाख तक की आय पर किसी भी तरीके का कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इससे आपकी कितनी बचत होने वाली है, कितना फ़ायदा आपको होगा, 12 लाख से ऊपर तक कितना टैक्स देना पड़ेगा आपको, कितने लाख की आय पर, इसको हम विस्तार से समझेंगे। हमारे साथ न्यूज़ रूम में मौजूद हैं मार्केटिंग एंड फाइनेंस एक्सपर्ट अंशिका त्यागी जी। अंशिका जी, बहुत स्वागत है आपका। वित्त मंत्री ने 12 लाख तक ऐलान कर दिया है आय पर कि किसी भी तरीके का कोई टैक्स नहीं लगाया जाए। इसको आप किस तरीके से देख रही हैं? कितना फ़ायदा अगर 12 लाख तक की आय का देखें, यानी कि 1 लाख महीने पर कोई टैक्स नहीं, फ़ायदा कितना होने वाला है? सबसे पहले आप ये बताइए। तो अगर जो ये लाइन इन्होंने लास्ट में सबको खुश करने के लिए बोली है 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो इसका फ़ायदा अगर देखिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है डायरेक्ट वे में भी और इनडायरेक्ट वे में भी। अगर मैं बात करूँ डायरेक्ट वे में किस तरीके से फ़ायदा है कि डायरेक्ट वे में है कि लोगों को बेनिफिट होगा। अभी जो इनकम हम लोग कमा रहे थे और वो गवर्नमेंट ले जाती थी, तो वो इनकम अभी हमारे पास रह जाएगी। एक फ़ायदा वो हम लोगों के लिए है। दूसरी तरफ उसी पैसे से गवर्नमेंट भी फ़ायदा लेगी। वो कैसे? इनडायरेक्ट वे में गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हो रहा है उस चीज़ से। उसके पीछे का लॉजिक ये है कि आपके पास जो पैसा बचेगा, आप उस पैसे को कहीं ना कहीं, क्योंकि आपकी जो उम्मीद मतलब कि जो भी कोई खर्चे हो रहे थे या फिर अभी भी टैक्स देने के बाद भी आप अपने खर्चे कर रहे थे, लेकिन अभी आपके हाथ में जो है वो एक एडिशनल इनकम आने वाली है जो कि पहले गवर्नमेंट के पास चली जा रही थी। तो आप उस एडिशनल इनकम को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट ज़रूर करोगे, या तो उसको इन्वेस्ट करोगे या फिर कहीं पे उसको उस चीज़ को यूटिलाइज करोगे, पैसा कमाओगे। सेविंग आज के टाइम में ना वो बहुत पुराना ज़माना था जब लोग सेव करके बैंक में रखा करते थे, और अगर बैंक में भी रख रहे थे तो गवर्नमेंट का फ़ायदा होता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, 2% इंटरेस्ट देती है, वहाँ से वो आगे क्रेडिट दे के फिर वहाँ से 8% रिटर्न लेती है, तो वहाँ भी इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है। तो अभी वो जो आपकी एडिशनल इनकम आएगी वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पास ही वापस जाने वाली है। किस तरीके से जा सकती है कि कंजम्पशन आपकी जो होगी, खरीदने की पावर जो होगी, जो कि कम हो रखी थी, इस बार जीडीपी रेट भी कंजम्पशन की वजह से कम रहा है, तो इस चीज़ को बेनिफिट करेगा। ये हम लोगों को डायरेक्टली भी बेनिफिट किया, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से प्ले किया है। बेसिकली आई शुड से कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से प्ले किया है कि हमें भी, इंसान को भी सामने से डायरेक्टली उसके हाथ में इनकम आएगी, वो खुश हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्पेंड करेगा और वो पैसा कहीं ना कहीं डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास ही जाता है और उससे गवर्नमेंट आगे उस पैसे को यूज़ करके यूटिलाइज करती है। ये बेसिकली इकोनॉमी है कि जैसे किसी देश की इकोनॉमी चलती है। दूसरी तरफ से देखा जाए तो आप कहना चाहते हो कि वो व्यक्ति जहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि उसके पास बचत हो रही है, तो जाहिर सी बात है वो इन्वेस्ट भी करेगा, इन्वेस्ट करेगा, बैंक में रखेगा, तो घूम फिर के सरकार के पास ही जा रहा है, आप ये कहना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो वो इन्वेस्ट कर रहा है, आप चाहे बिजनेस में लगा रहा है या बैंक में रख रहा है, तो कहीं ना कहीं उससे भी तो फायदा हो रहा है। हाँ, कहीं ना कहीं उसको भी फायदा हो रहा है, इससे इकोनॉमी भी बूस्ट हो रही है। तो गवर्नमेंट को क्या हुआ कि उस पैसे को वो बंदा भी यूटिलाइज कर पा रहा है, उस पैसे को वो इकोनॉमी में भी डाल रहा है, जिससे इकोनॉमी बूस्ट हो रही है। उस पैसे से वो दोबारा इनकम जनरेट करे, फिर जो इनकम जनरेट करे उससे फिर गवर्नमेंट को जा रहा है। तो ये है कि कुछ गवर्नमेंट अगर देती है तो उससे रिटर्न इनडायरेक्टली उनको ज़रूर मिलता है, तो लेना देना वाला सीन चलता रहता है। तो इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं ये एक इकोनॉमी का पार्ट है कि पूरी इकोनॉमी चलती ही ऐसे ही है। कोई एक पैसा अगर मार्केट में निकला है तो वो पूरे हर जगह सर्कुलेट होगा, कभी गवर्नमेंट के पास जाएगा, कभी पर्सन के पास आ जाएगा। लेकिन इसमें एक और चीज़ आई है, क्योंकि इससे पहले जब मैं आपसे बात कर रही थी तो आपने बताया था कि 12 लाख तक भले ही आपको कोई ब्याज नहीं देना है, जिनकी 12 लाख आय है साल की उन्हें नहीं देना है, लेकिन उसके बाद भी इनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जोड़ दी गई हैं, जैसे 0 से 4 लाख तक, 5 लाख तक मान लो ब्याज नहीं देना होगा, लेकिन टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन उसके बाद अगर आपकी आय बढ़ रही है तो वहाँ पर आपको कई तरीक़ों से जोड़ दिया गया है कि आपको टैक्स देना होगा। उसको ज़रा सा बताइए, क्योंकि वो समझना बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पे इसीलिए ज़रूरत होती है कि रिफॉर्म्स की, रेगुलेशंस जो है उनको रिफॉर्म करना चाहिए, सिंप्लीकेशन वे में करना चाहिए। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर देते हैं मुझे समझ नहीं आता है। ये तो सिंपली ये बोलना चाहिए कि 12 लाख तक टैक्स नहीं है। सिंपली जब वो बजट में स्पीच देती हैं वो सिंपली
बेसिकली शी सेड कि 12 लाख तक कोई बजट नहीं लगेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन फिर उसके बाद वो स्लैब्स बताती है जहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी क्या है ना कि स्लैब का मतलब 12 लाख तक ये तो फिगर आउट है कि 12 लाख तक नहीं लगेगा। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि लगेगा कैसे नहीं। तो 0 से 4 लाख का जो भी टैक्स है उस पर, मतलब कि अगर आपकी इनकम 0 से 4 लाख टैक्सेबल इनकम जिस पे टैक्स लगना चाहिए, तो 0 से 4 लाख की अगर आपकी कोई इनकम है तो उस पर कोई भी 0% टैक्स है, उस पर तो कोई डिस्कशन ही नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी इनकम 4 लाख से 8 लाख के बीच में लाइक करिए, फॉर एग्जाम्पल किसी का 8 लाख का पैकेज है तो 8 लाख की उसकी इनकम है तो उस पर 5% का टैक्स लगेगा। तो 4 लाख से 8 लाख के बीच में कितनी अमाउंट आती है? 4 लाख रुपए। तो 4 लाख पे 5% लगेगा विच विल बी 20,000 रुपीज़। तो 20,000 रुपीज़ पे कोई टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि हमारी रिबेट है। इसमें एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन हमारी 75,000 रुपए की है। तो ऐसे ही फिर अगर हम आगे बात करें तो वो उसमें सब कवर हो जाता है। और एक हमारी रिबेट होती है 87A की, तो वो वहाँ पे भी 25,000 की लिमिट है जो पिछले ही बजट में इंक्रीज करी गई थी। इवन स्टैंडर्ड डिडक्शन की भी लिमिट को 50,000 से बढ़ा के 75,000 किया गया था। तो ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है और रिबेट है, ये दोनों क्लब सम होके 12 लाख तक की इनकम को क्लियर आउट कर देते हैं कि आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ मैं जो एक पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि यहाँ पे 12 लाख की लिमिट पे ये तो बोल देगा कि न्यू टैक्स रिजीम हम बना रहे हैं, टैक्स स्लैब बना दे 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जो इनको सबसे बड़ी मेन बात करनी थी कि रिबेट इन लोगों ने इंक्रीज किया है या नहीं किया है। जैसे पिछले बार जब इन्होंने बोला था 7.5 लाख की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो उन्होंने बोला था कि जिनकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपए तक है उनको रिबेट मिलेगी 25,000 रुपए की 87A के सेक्शन के अंडर में। लेकिन इस बार इन्होंने जो टैक्स स्लैब का लिमिट है वो बढ़ा दिया है, लेकिन रिबेट के बारे में कुछ बात नहीं करी है। तो अगर ये बात बोली गई 12 लाख तक के कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो ये इसके पीछे के कैलकुलेशन डेफिनेटली उन लोगों के पास है, बट ये बहुत क्लियर आउट नहीं हुआ है बजट में अनाउंसमेंट के थ्रू कि 87A की रिबेट को भी इंक्रीज करा जाएगा, क्योंकि वो इंक्रीज होगी तभी वो फुलफिल पूरा 12 लाख का। कंफ्यूजन पूरी तरीके थोड़ा से सा कंफ्यूजन है अभी यहाँ पर है क्योंकि इसे बेहतर तरीके से बताया नहीं Yes, गया। हाँ। ये आप कहना चाहते हैं। यहाँ पर आपने स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात की है, इसको मैं समझना चाहूंगी कि आखिर ये किस तरीके से सरकार यूज करती है। जैसे आपने बोला कि अब 75,000 कर दिया गया, पहले 50,000 था, उसे जरा हाँ। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन बेसिकली क्या होता है, सैलरीड क्लास स्पेसिफिक के लिए क्या होता है ना, जैसे आप मुझे कोई सैलरी आ रही है तो उसमें वो गवर्नमेंट बोलती है कि आपको इतने अमाउंट को हम आपकी मान लो 12 लाख इनकम है, उसमें से हम 12 का में से 75,000 रुपये डायरेक्टली हटा देंगे, रिमेनिंग का जो 11,25,000 है उस पर हम टैक्स लगाएंगे। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है। तो ऐसे ही फिर उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन, अगर दूसरी आपने कोई क्वेश्चन पूछा था, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन से था हाँ कि ये किस तरीके से सरकार जो है क्योंकि पहले 50,000 था आपने बोला, अभी अब 75,000 कर दिया गया, तो ये किस तरीके से सरकार करने वाली है, क्या होगा? इसका बेसिकली 75,000 इन्होंने बढ़ा दिया, तो इससे ना हमारी इनकम कम हो जाती है, जिससे टैक्स लाइबिलिटी कम आती है। तो इसका मेन पर्पस यही होता है। और जैसे ओल्ड टैक्स रिजीम थी, न्यू टैक्स रिजीम में इस लिमिट को इसलिए बढ़ाया गया क्योंकि कोई दूसरी डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या था कि आपकी इनकम के साथ साथ आप कुछ डिडक्शन क्लेम कर पाते थे। जैसे आपने बहुत सुना होगा 80C की डिडक्शन की, मैंने अगर कुछ इंश्योरेंस का पैसा प्रीमियम भर रही हो तो मैं 80C का 1.5 लाख का डिडक्शन ले सकती थी। अभी न्यू टैक्स रिजीम में इन्होंने सब कुछ अबॉलिश कर दिया, मतलब कि ओल्ड टैक्स रिजीम को इन्होंने क्लियरली बोल दिया कि ओल्ड टैक्स रिजीम जो लोग अडॉप्ट कर रहे हैं उनको जो डिडक्शंस है चैप्टर 6A की वो मिलेंगी, लेकिन जो न्यू टैक्स रिजीम में है उनको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। सिर्फ एक डिडक्शन उन लोगों के लिए अवेलेबल है विच इज़ स्टैंडर्ड डिडक्शन, इसलिए उसका लिमिट 50,000 से बढ़ा के 75,000 कर दिया गया था पिछले बजट में। ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए आज भी वो 50,000 है, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। कुछ बदलाव किए गए क्योंकि वित्त मंत्री ने ओल्ड टैक्स रिजीम के बारे में भी बातचीत की, उन्होंने बताया कि न्यू टैक्स रिजीम जो है उसमें किस तरीके से फायदा होने वाला है। वो बदलाव क्या किए गए हैं अगर आप बता पाए तो? ओल्ड टैक्स रिजीम का जितना मैंने बजट सुना, ओल्ड टैक्स रिजीम के बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया, वो एज इट इज़ ही रही है, उसमें बहुत चेंजेस नहीं करे हैं। उन्होंने बस ये दिखाने की कोशिश करी है कि लोगों को लुभाना एक होता है कि आप न्यू टैक्स रिजीम को अडॉप्ट करो। और अभी मुझे लगता है कि जिनकी इनकम 12 लाख या फिर 10 लाख से अबव है तो उनके लिए जो न्यू टैक्स रिजीम है वो ही बेनिफिशियल हो सकती है। सॉरी, 10 लाख से कम है उनके लिए न्यू टैक्स रिजीम ही बेनिफिशियल होने वाली है, 12 लाख से कम है उनके लिए भी न्यू टैक्स मैं रिजीम यही समझना चाहती थी आपसे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अब लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न इस बात को लेकर के होने वाली है कि वो ओल्ड टैक्स रिजीम में रहें या वो आगे बढ़ें, और जो लुभावने वादे किए जा रहे हैं उनको वो प्रभावित होकर के वो न्यू टैक्स रिजीम में चले जाएं। उनके लिए फ़ायदेमंद आखिर कौन सी होने वाली है? कितने लाख तक की सैलरी एक व्यक्ति की हो तो वो किस रिजीम में रहे? ये आप मैं सिंप्लीफिकेशन में अगर 2 वर्ड में इनको इस बात को ख़त्म करूँ तो जिसका इनकम 12,75,000 तक है
तो वो न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करे, उसके लिए वो बेनिफिशियल रहने वाला है। जिसका इनकम 12 लाख से अबव जा रहा है, स्पेसिफिकली जिसका इनकम 16 लाख से अबव जा रहा है, वो ओल्ड टैक्स रिजीम को, जब तक ओल्ड टैक्स रिजीम नहीं हट रही है मार्केट से, वैसे ये चांसेस है कि ओल्ड टैक्स रिजीम को हटा दिया जाएगा। ओल्ड टैक्स रिजीम को जिसका 16 लाख से अबव है, क्योंकि 16 लाख से अबव पे टैक्स रेट 15% वाला रेट स्टार्ट हो जाता है, तो जो कि एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी बनना स्टार्ट हो जाती है। और जिनका 20 या 25 से ज़्यादा का है, तो वो तो डेफिनेटली ही ओल्ड टैक्स को, क्योंकि ओल्ड टैक्स में कुछ चांसेस होते हैं कि आप कुछ डिडक्शंस ऐसी होती हैं जिसको क्लेम करके, फॉर एग्जांपल डोनेशन का एक सबसे बड़ा डिडक्शन है, विच इज़ नॉट मच लीगल इन द मार्केट, बट स्टिल पीपल आर डूइंग एंड टेकिंग द बेनिफिट आउट ऑफ दैट। तो कुछ ऐसा है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा इनकम है तो फिर ओल्ड टैक्स रिजीम ही लोग ऑप्ट करना पसंद करते हैं। और ये जो नया बिल सरकार अगले हफ्ते लाने वाली है न्यू इनकम टैक्स बिल को लेकर के, आपको क्या लगता है इसमें कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बदलाव किए जा सकते हैं तो आम जनता के लिए वो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्या लगता है आपको? सो बेसिकली इसमें मेन है कि अभी भी डायरेक्ट टैक्स का अगर बहुत बात करें तो डायरेक्ट टैक्स वैसे बहुत वास्ट है। बेसिकली जो इनकम से रिलेटेड टैक्सेस होते हैं वो बहुत वास्ट है, एक पूरा ही एक्ट है। लेकिन लोगों को ना एक सिर्फ और ये जो इनकम टैक्स का स्लैब होता है वो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है, वो ही अगर थोड़ा सा डिस्कशन हो जाता है तो लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सोचो पूरे टैक्स को अगर कोई समझना चाहे तो समझना ईजी नहीं है, तो इसीलिए सिंप्लीफिकेशन करना लोगों के लिए तो इस नए बिल को लेके आया जा रहा है, ताकि जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी थी उसको ख़त्म किया जाए। उनका मेन पर्पस ही नए बिल को लेके आने का है कि जितनी भी पुरानी, एक होता है ना कोई चीज़ पुरानी चली होती है तो उसमें पुरानी ट्रेडिशनल चीज़ें चली होती है, तो उस ट्रेडिशनलिज्म को भी ख़त्म करना है और जो रिक्वायरमेंट है मार्केट की उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को चेंज करना है। जैसे कैपिटल फॉर एग्जांपल मेन यहाँ पे है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि कैपिटल गेन में भी बहुत बड़ा चेंजेस करेंगे वो, क्योंकि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इन्हें बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम इकोनॉमी के लेवल पे बात करते हैं तो फिस्कल डेफिसिट को अगर डिक्रीज़ करना है गवर्नमेंट को, अपना रेवेन्यू इंक्रीज़ करना है और अगर जीडीपी के रेट को इंक्रीज़ करना है तो उसके लिए इन्हें कहीं ना कहीं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिएगा, और उसके लिए इनको सिंपली करना पड़ेगा, बाहर से लोगों को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। और जब बाहर से कोई कंपनी आती है, फॉरेन कंपनी, तो उस पर बहुत 30% का स्लैब रेट और 40% का टैक्स रेट का स्लैब रेट लगाते हैं। तो इसको 0% भी किया जा सकता है, जो मुझे लग रहा है एक्सपेक्टेशन, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के जो इंस्टीट्यूट है उनकी तरफ से भी वो रिकमेंडेशन गई है, ट्विटर पे भी ये चीज़ बहुत ट्रेंड करती है। लेकिन उसके साथ में कंडीशन ये रखी जाएगी कि जितना भी फॉरेन कंपनीज इंडिया में कमाएंगी वो इंडिया में ही वापस इन्वेस्ट करेंगी, बाहर कुछ नहीं जाएगा। अगर वो एप्लीकेबल हो जाते हैं तो उन लोगों को 0 टैक्स लग जाएगा, अगर कोई इनकम बाहर जा रही है तो फिर वो टैक्सेबल हो जाएगी। ये तो अंशिका जी ने बेहद ही आसान तरीके से समझाया है कि आखिर जो एक रूपरेखा बनाने की कोशिश की गई है केंद्र सरकार की तरफ से कि 12 लाख तक के आय पर एक भी रुपया जो टैक्स है वो आपसे नहीं लिया जा रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से किस तरीके से तोड़ मोड़ करके आपसे टैक्स लिया जा रहा है वो बेहतर तरीके से अंशिका जी ने बताया। बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, और उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे सवालों का जवाब यहाँ पर मिल गया होगा। आपको ओल्ड रिजीम में रहना है, न्यू रिजीम में रहना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और आप सोच क्या रहे हैं वित्त मंत्री की तरफ से कि जो बजट में ऐलान किया गया कि 12 लाख तक एक भी रुपया टैक्स नहीं लिया जाएगा आय पर, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।